हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का और इसका नाम है ईंट मनके और अस्तिया उसका वन शॉट में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इसमें हमें क्या देखेंगे, हड़प्पा शहरों की विशेषता और मोहनजोदड़ो की विशेषता एक ही बात है। तो ये जो शहर थे वो कैसे थे, नियोजित थे। शहर दो भागों में बटे हुए थे। कौन कौन से भाग थे वो, दुर्ग और निचला शहर। तो जो दुर्ग और निचला शहर है वो कैसे बने हुए थे, दुर्ग जो है वो ऊंचाई पे बना हुआ था और निचला शहर नीचे बना हुआ था। इसके अलावा जो दुर्ग है उसका आकार छोटा था और जो है निचले शहर का आकार दुर्ग से बड़ा होता था। दुर्ग के चारों तरफ दीवार कर रखी थी और इस दुर्ग के अंदर मुख्यतः अमीर लोग निवास करते थे, परंतु जो निचला शहर है उसमें सामान्य लोग रहते थे। यह जो शहर है वो नियोजित करके बनाए हुए थे। पहले इनका नियोजन अर्थात एक योजना बनाई गई थी, फिर इसका निर्माण किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली। तो जो जल निकास प्रणाली थी वो कैसी थी, तो सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा की जल निकास प्रणाली। तो गलियां और नालियों का निर्माण किया गया था। सबसे पहले क्या बनाई गई थी, हड़प्पा में गली और नालियां बनाई गई थी, फिर घरों का निर्माण किया गया था। और नालियां क्या होती थी, ढकी होती थी ताकि कोई मच्छर या कोई फिर बीमारी भी किसी तरह की पैदा ना हो। इसके अलावा प्रत्येक घर की जो कम से कम एक दीवार किससे लगी होती थी, नाली से लगी होती थी। क्यों लगी होती थी, क्योंकि घर का सारा कचरा नाली में जाता था। ठीक है, और इस अब क्या पढ़ना है हमें, भवन निर्माण पढ़ना, किस प्रकार से हड़प्पा के भवन बने हुए थे। तो जो हड़प्पा के भवन हैं उनमें क्या होता था, बीच में एक आंगन होता था, उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। प्रत्येक घर की दीवार जो है वो बाहर एक नाली से आवश्यक लगी होती थी। इसके अलावा जो आंगन है, घर में आंगन होते थे और आंगन का प्रयोग अलग अलग चीज़ों के लिए होता था, जैसे सर्दियों में धूप सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब के लिए होता था। इसके अलावा घरों में कुएं भी होते थे। घर के प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने ही क्या होते थे, कुएं होते थे, ताकि राहगीर आके पानी भी पी सकते थे। इसके अलावा घर के निचले कमरे में कोई खिड़कियां नहीं होती थी, क्योंकि वह उनकी निजता बनी रहे, ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। ठीक है, अब घर में कुछ घरों में हमें क्या देखने को मिली है, सीढ़ियाँ भी देखने को मिली है, अर्थात घर 1 से 2 मंजिला हुआ करते थे। इसके अलावा हड़प्पा में हमें बहुत से कुएं देखने को मिले हैं। मुख्यतः मोहनजोदाड़ो में हमें 700 से अधिक कुएं प्राप्त हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता सबसे महत्वपूर्ण है। तो इतिहासकार किस प्रकार पता लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नताएं थी। तो 2 तरीके हैं इतिहासकारों द्वारा हड़प्पा की सामाजिक विभिन्नताओं को पता लगाने के। फर्स्ट शवाधान, दूसरा विरासत की वस्तुएं। शवाधान का मतलब क्या है कि अंतिम संस्कार के टाइम पे शव के साथ जो वस्तुएं दफनाई जाती थी, उससे इतिहासकार क्या अनुमान लगाते हैं कि वह लोग अमीर थे या फिर गरीब थे। अगर शव के साथ कई महत्वपूर्ण वस्तुएं, जिसमें महत्वपूर्ण धातुओं की वस्तुएं रखी गई है, तो वह अमीर होंगे। तो इससे वो अनुमान लगाते थे उनकी सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में। इसके अलावा विरासत की वस्तुएं, विलासी वस्तुएं वे होती हैं जो आम प्रचलन में नहीं होती, जो कैसी होती है, बाहर से मंगाई जाती है, जिसका निर्माण जटिल प्रौद्योगिकी से किया जाता है। और उपयोगी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो सामान्य रूप से स्थानीय स्तर पर मिलती है, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम प्रयोग करते हैं। तो उपयोगी वस्तु और विरासत वस्तुओं के आधार पर इतिहासकार पता लगाते हैं कि यहाँ कैसे लोग रहते होंगे। मुख्यतः पूरी हड़प्पा सभ्यता का अनुमान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। इसके अलावा हड़प्पा में अब हम किसकी बात करेंगे, लिपि की बात करेंगे, जो एक बिल्कुल कैसी लिपि है, रहस्यमय लिपि है। रहस्यमय का मतलब है इसको आज तक नहीं पढ़ा गया है, इसमें क्या लिखा हुआ है, और इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, चित्रों का प्रयोग किया गया है। जो भी चीज़ बनाई गई है चित्रों के द्वारा उसको दर्शाया गया है। इतिहासकारों द्वारा इसको आज तक नहीं पढ़ा गया। इसके अलावा इसे कैसे लिखा गया है, दाएं से बाएं लिखा गया जाता था। और इसमें कितने चिन्ह मिलते हैं, 375 से लेके 400 के बीच इसमें चिन्ह मिलते हैं। और जो सबसे बड़ा लेख है उसमें कितने चिन्ह मिले हैं, 26 चिन्ह मिले हैं। तो ये लिपि हो गई, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे हड़प्पा में शिल्प उद्योग भी थे। शिल्प उद्योग का मतलब है कि हाथ से बनाए जाने वाले उद्योग, मतलब जिन चीज़ों को हाथ से बनाया जाता था। तो हड़प्पा में शिल्प उद्योग हमें प्राप्त हुए हैं। और शिल्प उद्योगों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे,
3 तरीके थे कच्चा माल प्राप्त करने की। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो सामान्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, ठीक है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, सामान्य पत्थर। इसके अलावा हड़प्पावासी बस्तियां बसा लेते थे, जैसे कि कर्नाटका में बस्तियां बसाना। कर्नाटका में सोना मिलता था तो वहाँ जाके लोगों को बस्तियां बसा देते, सेटलमेंट स्थापित कर देते थे और वहाँ से फिर सामान को भेजते थे। इसके अलावा आयात करते थे, जैसे राजस्थान से तांबा आयात करते थे, ओमान से भी तांबा आयात करते थे। तो ये हमें कच्चे माल प्राप्त करने के तरीके हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त पता चले। इसके अलावा सबसे और महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, शासन कैसा था, कि हड़प्पा इतनी बड़ी सभ्यता थी तो उसके ऊपर शासन किसने किया होगा। तो इतिहासकारों के भी इस पे भिन्न भिन्न मत है। 3 सबसे महत्वपूर्ण मत है जिसमें इतिहासकार बोलते हैं कि कोई शासक नहीं था, अर्थात सभी की स्थिति कैसी थी, सामान्य थी, मतलब एक लोकतंत्र जैसी स्थिति थी, लोगों का शासन था, कोई एक राजा नहीं था। दूसरा मत क्या बताता है कि एक राजा नहीं था बल्कि एक से अधिक राजा थे, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता है तो इस पे किसी एक राजा द्वारा शासन करना मुश्किल होगा। दूसरी सभ्यता कहती है कि पूरी सभ्यता का एक राजा था, क्योंकि कैसे कहते हैं कि कोई एक राजा होगा, क्योंकि जो वस्तुएं जिस स्तर पर हमें हड़प्पा में वस्तुएं मिली हैं उन सब में हमें क्या मिले, समानताएं मिली है। जैसे कि जो बस्तियां मिली हैं वो बिल्कुल नियोजित है, एक जैसी बनी हुई है। इसके अलावा ईंटों का आकार हो गया, ये सारी चीज़ें क्या मिली, हमें समान मिली है बिल्कुल। तो इतिहासकार क्या मानते हैं कि पूरी सभ्यता में एक शासक रहा होगा। अब आते हैं हड़प्पा के पतन के ऊपर कि इतनी बड़ी सभ्यता एकदम से कैसे पतन हो गया। तो इतिहासकार अपने अनुमानों अनुसार अलग अलग मत देते हैं कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूकंप आ गया होगा, अर्थात पूरी सभ्यता बिल्कुल नष्ट हो चुकी होगी एक ही बारे में। इसके अलावा सिंधु जो नदी थी वो हड़प्पा की मुख्य नदी थी, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया। जब नदी रास्ता बदलती है तो एक जगह पे बाढ़ आ जाती है और दूसरी जगह पे सूखा पड़ जाता है, तो दोनों स्थितियां खराब हैं। तो जब सिंधु नदी का रास्ता बदलना हड़प्पा के अंत का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से ही ये सभ्यता बसी थी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसकी वजह से कोई महामारी, बीमार, ये सारी चीज़ें फैली होगी, तो पूरी सभ्यता एक साथ नष्ट हो गई होगी। इसके अलावा वनों की कटाई, कि यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में उद्योगों पर इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया गया था कि वनों की कटाई की जा रही थी, पर्यावरण के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा था, तो पूरी सभ्यता नष्ट हो चुकी होगी, वन बिल्कुल नहीं बचे होंगे इस वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण मत और सबसे जो जरूरी है वो क्या है, आर्यों का आक्रमण होना, अर्थात जो आर्य आए थे इस हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता आती है वो ऋग वैदिक सभ्यता आती है, और वो आर्यनों की सभ्यता है कि आर्यन जो है उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया होगा और जो है पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा और अपनी नई सभ्यता स्थापित की होगी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुख्यतः परीक्षा में पूछा जाता है और यह 2 नंबर में पूछा जाता है। तो यह प्रश्न क्या है, कनिंघम का भ्रम क्या था। कनिंघम कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, सर्वेयर थे, ब्रिटिश काल में ये भारत में आए थे और भारत की जो सभ्यताओं को जानने की इन्होंने कोशिश की थी ताकि भारतीय प्रशासन को अच्छे से चलाया जा सके। तो इन्होंने जो प्रयास किए थे, खुदाई के टाइम पे कुछ अवशेष मिले थे रेलवे की खुदाई के टाइम पे, तो जो कनिंघम को जो अवशेष दिखाए गए थे, कनिंघम ने उनको क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया, क्योंकि कनिंघम का भ्रम ही यह था कि कनिंघम क्या मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता का उदय गंगा नदी के किनारे हुआ है, ना कि सिंधु नदी के किनारे हुआ है। और कनिंघम ने किन स्रोतों का प्रयोग किया हड़प्पा से भारतीय सभ्यता के बारे में जानने के लिए। तो कनिंघम ने चीनी बौद्ध यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों का प्रयोग किया था भारतीय सभ्यताओं को जानने के लिए। तो उसका भ्रम ही क्या था कि भारतीय सभ्यता का उदय गंगा नदी के किनारे हुआ है, ना कि सिंधु नदी के किनारे हुआ है। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास पे। धार्मिक विश्वास के बारे में हड़प्पा सभ्यता की हमें ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है, कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अलावा कोई मंदिर के अवशेष हमें हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले हैं। साथ ही यह अवशेष मिले हैं जैसे मोहरों पे
प्रकृति की पूजा के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा मोहरों पे हमें अनुष्ठानों के दृश्य भी मिले हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, पूजा करते होंगे। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नान गृह मिला है, तो अनुमान ये लगाया जाता है कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान के समय में उसका प्रयोग किया जाता होगा। इसके अलावा मोहरों पे हमें योग मुद्रा में बैठा व्यक्ति मिला है, जिसकी तुलना हम अर्ध शिवा से करते हैं, प्रोटो शिवा उसको बोलते हैं। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है कि धार्मिक विश्वास स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, पर अनुमान लगाया जाता है कि वो प्रकृति की पूजा करते होंगे, अर्ध शिवा की पूजा करते होंगे। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा में बाट के बारे में। बाट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मापने और तोलने के लिए किया जाता है। और हड़प्पा में हमें बड़े से लेके छोटे तक बाट मिले हैं। और जो बाट है वो कौन से पत्थर से बने थे? चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, अलग अलग आकार के होते थे। बाट में जो प्रणाली प्रयोग होती थी वह द्व आधारित दशमलव प्रणाली यूज होती थी। 2, 4, 8, 12, यह 12,600 तक के आसपास माप की प्रणाली थी। और अब हम पढ़ेंगे मोहर के बारे में। तो हड़प्पा की मोहरें क्या है? मोहर स्टैंप जो होती है वो मोहर होती है। तो हड़प्पा में जो मोहर है वो किस लिए प्रयोग की जाती थी? हड़प्पा में मोहर लंबी दूरी के व्यापार के लिए प्रयोग की जाती थी। जैसे कि जब व्यापार करते थे तो जिस बैग में या जिस थैले में सामान को रखते थे उसके मुंह को बांध देते थे और उस पर मिट्टी का लेप लगाते थे। और मिट्टी के लेप लगाने के बाद उसको सुखाया जाता था, उस पर मोहर लगा के उसको सुखाया जाता था। तो यह लंबी दूरी के व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। अगर वह मोहर की जो वो टूट जाती थी तो उससे क्या अनुमान लगाया जाता था कि वस्तु के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रखी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यापार के बारे में। और आज के समय में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, व्यापार। हड़प्पा के लोग कैसे व्यापार करते थे? तो हमें जो है अनुमान क्या लगाया जाता है, हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे क्या अनुमान लगाया जाता है कि अन्य देशों के साथ हड़प्पा का व्यापार था, जिससे हमें क्या पता चला है कि मेसोपोटामिया और ओमान के साथ व्यापार था। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? मेसोपोटामिया, जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता रही है, इसके साथ व्यापार के हमें पूरे प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया में जो तांबा मिला है उसमें निकल के अवशेष मिले हैं, और हड़प्पा में जो तांबा मिला है उसमें भी निकल के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया में से जो लेख प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया लेख, उसमें हमें हड़प्पा के लिए एक शब्द यूज हुआ जिसे मेहलुआ कहा गया है। इसके अलावा हड़प्पा के राजा को हाजा बख्शी के देश का राजा भी कहा गया है। साथ ही ओमान से भी हमें कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। ओमान के संबंध में भी हमें अवशेष मिलते हैं, जैसे कि ओमान में जो तांबा मिला है और उसमें जो निकल है उसका जो प्रतिशत है वो हड़प्पाई तांबे के समान है। इसके अलावा ओमान से हमें हड़प्पाई मृदभांड मिले हैं। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध ओमान और मेसोपोटामिया से था, लंबी दूरी के व्यापार के लिए। अब आते हैं सबसे आखिरी, R.E. व्हीलर कौन थे? तो R.E. व्हीलर कौन थे? R.E. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। और यह कब डायरेक्टर जनरल बने थे? 1944 में बने थे। इन्होंने उत्खनन की एक नई तकनीक का प्रयोग किया था। उत्खनन की समस्याओं का निदान किया और नई तकनीक का प्रयोग किया, जिसका नाम क्या था? टीले के स्तर विन्यास के आधार पर खुदाई करना। और यह चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।